धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। भूतों का ढाबा। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वो लोग भी बहुत कम रहते हैं और तो और वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो ना जाऊं। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गई है वहां। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहां सड़क पर कई सारे ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शूशू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि शूशू आ रही है। चलो चलो जाओ, पहले शूशू करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। देखो, शूशू रोकना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते। चलो जाओ, शूशू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम शूशू करने जाओ, ठीक है? अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उनकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शूशू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे ही लौटा तो उसने देखा कि कार की पिछले वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा। चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। क्या हुआ धीरज? पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सुशील ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिक्की खोली। अरे धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना, यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दराती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? अरे जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए।
तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो डराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हम लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दराती छीनी और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां पर एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी और औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। चांदपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत संपन्न नहीं था। परिवार में पति, पत्नी और उनका एक बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन, अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। फिर क्या करें? कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं। अब क्या करें? आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। हाँ, ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ भी नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखता है, खुश हो जाता है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। ये पंखा। अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसीलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सोचता है, अब मुझे और मन लगा कर पढ़ाई करना है जिससे अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूं। मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। हाँ, था तो महंगा, लेकिन हमें ये सस्ते में मिल गया। वो कैसे? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और खरीद लाया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। हाँ। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वो खेलकर घर आता है। तभी, अरे सोहन, ये चोट कैसे लगी? अरे मम्मी, थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया था तो ये लग गई चोट छोटी सी। रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ चोट पर। जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, सोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी चौंक जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें बताते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है।
मम्मी ये किसकी आवाज थी? बेटा शायद बाहर से ये आवाज आई। तुम सो जाओ, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगले दिन, आप आज गए नहीं काम पर? हाँ, आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात तो नींद पूरी नहीं हुई। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है। हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं। सुनो, तुमको कोई आवाज आई क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नजर पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती है, वो देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफेद बाल वाली औरत बैठी होती है। कौन हो तुम? हवा आ रही है ना। हवा आ रही है ना। और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं और सोहन को भी स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। चलिए, मैं एक बार आपके घर देख कर आता हूँ। पंडित जी सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और क्या हुआ पंडित जी? ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, यही रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों? कई साल पहले यह इसका घर हुआ करता था और इसके पति ने पंखे की हवा ना आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इसी पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन तुम्हें ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसको मुक्ति नहीं मिल सकती? 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी। अब चिंता ना करें, यह आपको नुकसान नहीं देगी। पंडित जी चले जाते हैं और सोहन, मम्मी और पापा घर के अंदर। तुम लोग घबराओ और डरो मत, मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। शिक्षा, कभी कभी सस्ती चीजों या फ्री की चीजों के कारण बहुत कुछ गलत भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ चुड़ैल अच्छी थी तो सोहन का परिवार सुरक्षित रहा। नानी थी। जादुई मछली और डायन। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, मेघा और सुमन। मेघा बहुत ही शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलाता। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती। ये सब 1 हफ्ते तक चलता रहा। सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं, पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मैं खुद यही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वो भी लौटाने हैं। कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था। जी आप कल आना, वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे हैं कि किसी के पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए होंगे। हाँ, पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वायदा किया था। शायद वही लेने गए हों। ठीक है, मैं कल आता हूँ। पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। ये सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही होती है। वो अपनी माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों है ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक कर कर रात को पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड़ा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी
उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। डर? वो किस चीज से? भूत? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात मैं उठूंगी, कल तू जाना। ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद वो कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। कुछ मिला? हाँ, मछलियां तो मिली, लेकिन 1-2 दिन तक और काम करना पड़ेगा, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वो जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वो डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई भूत हुआ तो? चुप कर, कल देखती हूँ मैं इस भूत को। अगली रात वो जैसे ही जाल डालती है वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वो एक सुनहरे रंग की मछली होती है जिसका पूरा शरीर सोने के समान चमकदार होता है। मुझे छोड़ दो नेक दिल लड़की, मुझे मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसीलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल लगाती हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। मेघा मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को पैसे ब्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने वहां जाती हैं तो मछली रोते हुए बताती है कि ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है। डायन? हाँ डायन, वो इस गांव की हवा में जहर मिला रही है, जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता, और ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा और ये डायन इस पूरे गांव पर अपना कब्जा कर लेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ये भी खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। जिस दिन से ये गांव खाली हुआ उस दिन से मेरी शक्तियां और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। सरपंच? सरपंच के सामने? ऐसा कहते ही वो डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से पत्थर में बदल देती है और ऐसा करके वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये मुंह और मसूर की दाल मुझे पकड़ने आई थी। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती है और उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान के रूप में। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है वो अपनी बहन सुमन के हाथों में जादुई छड़ी देखती है। बहन, तुमने ये कैसे किया और तुम यहाँ कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर आपके पीछे पीछे आ गई। मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देते हैं। तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा, ताकत अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल की जाए तो वो सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जैसे ही गुन्नू चिड़िया के पास गई तो देखा कि घोंसला खाली था और अंडे गायब थे। चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। दीदी, आप स्कूल गए थे तो पीछे से एक सांप आया था, वो मेरे सारे अंडे खा गया। ये सब सुनकर गुन्नू उदास हो गई और दादाजी को सारी बात बताई। उस रात गुन्नू को नींद नहीं आई, ना उस बेचारी चिड़िया को।